Hello friends, welcome back to online class of Mangleshwar Prajapati. Today we are going to discuss about new chapter वेव ऑप्टिक्स. आज हम लोग बात करेंगे 12th फिजिक्स के अंतर्गत एक नया चैप्टर जो आपका वेव ऑप्टिक्स है अर्थात तरंग प्रकाशिकी क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे. इसके अंतर्गत हम आप लोगों को आज बताएंगे नेचर ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश की प्रकृति कैसी है. इसके बाद देखेंगे वेव फ्रंट अर्थात तरंगाग्र क्या है. पहले देखेंगे नेचर ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है. पहले वेव ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स मतलब होता है नेचर ऑफ लाइट. वेव हो जाएगा तरंग आपका अर्थात प्रकाश के तरंग प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे. पहले देखेंगे नेचर ऑफ लाइट प्रकाश की प्रकृति कैसी है. प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं. पहला है आपका प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है. प्रकाश सीधी रेखा में एक समान माध्यम में गमन करता है. अर्थात माध्यम समान है. प्रकाश का हो जाएगा सीधी रेखा में चलता है. क्योंकि हम जानते हैं जब प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है तो उसकी छाया बनने लगती है. जब प्रकाश के रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन अर्थात सरल रेखा में गति करते हुए प्रकाश की प्रकृति को सिद्ध करता है. उसके बाद देखेंगे प्रकाश के और कौन कौन से गुण होते हैं. तो सेकंड है आपका प्रकाश में परावर्तन होता है. प्रकाश में क्या होता है. परावर्तन होता है. प्रकाश का परावर्तन होता है. प्रकाश का परावर्तन होता है. अर्थात जब कोई प्रकाश किसी समतल पृष्ठ पर गिरता है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है. प्रकाश की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं. थर्ड आपका प्रॉपर्टी हो जाएगी. थर्ड गुण हो जाएगा प्रकाश का. प्रकाश निर्वात में से होकर भी चल सकता है. प्रकाश निर्वात में होकर भी चलता है. अर्थात सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो उसमें निर्वात से होकर भी प्रकाश आता है. निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×8 मीटर प्रति सेकेंड. अगला गुण है आपका प्रकाश में अपवर्तन होता है. प्रकाश का अपवर्तन होता है. अपवर्तन क्या है. जब कोई चूंकि हम जानते हैं प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है. इसका समान के माध्यम हो अर्थात माध्यम न बदला जाए. प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है. यदि प्रकाश के मार्ग में कोई दूसरा माध्यम आ जाए या फिर माध्यम चेंज कर दिया जाए तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है. प्रकाश की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं. क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश जो होता है प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है. अर्थात प्रकाश ऊपर दिया गया सघन माध्यम, नीचे दिया गया विरल माध्यम. सघन माध्यम में प्रकाश आपतन कोण I पर आपतित हो रहा है. आपतित होने के पश्चात जब इसका विरल माध्यम में अपवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा. प्रकाश सीधी रेखा में जाना चाहिए लेकिन माध्यम चेंज हो गया इसलिए क्या हो जाएगा अविलंब से दूर हट जाएगा. इस घटना को प्रकाश क्या कहते हैं. अपवर्तन कहते हैं. अविलंब और अपवर्तित कण के मध्य बना कोण अपवर्तन कोण R होता है. अर्थात क्या जाएगा प्रकाश का अपवर्तन होता है. अगली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी. अगली प्रॉपर्टी हो जाएगी आपका प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है. प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है. प्रकाश का वर्ण
विक्षेपण होता है। बट विक्षेपण क्या होता है? जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो अपने 7 रंगों में व्यक्त हो जाता है। कोई प्रकाश दिया हुआ प्रिज्म से गुजरता है, अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये कलर क्या होते हैं? बी आई बी जी वाई ओ आर, अर्थात वायलेट का विचलन होता है सबसे अधिक होता है और रेड का विचलन सबसे कम होता है। इसका देखें अगली प्रॉपर्टी क्या है प्रकाश की। अगली प्रॉपर्टी है आपका प्रकाश में व्यतिकरण होता है। प्रकाश में क्या होता है? प्रकाश का व्यतिकरण होता है। अगली प्रॉपर्टी व्यतिकरण के बारे में अध्ययन अगले चैप्टर में करेंगे। तो इसका देखें प्रकाश में विवर्तन होता है। प्रकाश का व्यतिकरण होता है। प्रकाश का व्यतिकरण होता है। इसका देखें विवर्तन क्या है। प्रकाश में एक गुण होता है विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन भी होता है, अर्थात जब किसी प्रकाश के मार्ग में एक छोटा छिद्र आ जाता है, अर्थात जिसके कोटि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का हो, तो प्रकाश जो होता है छिद्र के किनारों पर मुड़ जाता है। प्रकाश के मुड़ने की घटना को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। तो क्या हो जाएगा? विवर्तन भी होता है प्रकाश में। अगली की प्रॉपर्टी है आपकी प्रकाश का ध्रुवण होता है। ध्रुवण, विवर्तन और व्यतिकरण इस सभी का अध्ययन हम अगले चैप्टर में करेंगे। तो क्या हो जाएगा अगली प्रॉपर्टी? विवर्तन हो जाएगा, व्यतिकरण हो जाएगा और ध्रुवण होता है। इसके बाद देखेंगे अगली प्रॉपर्टी क्या है। प्रकाश में जो होता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होता है, अर्थात प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। इसका भी अध्ययन हम अगले चैप्टर में करेंगे। इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है? जब किसी धातु पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ये हो जाएगा आपको प्रकाश की प्रॉपर्टी, अर्थात प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं। इसके बाद देखेंगे आपका वेव ऑप्टिक्स के बारे में। क्योंकि हम जानते हैं सदियों से ये चला आ रहा है कि प्रकाश एक पार्टिकल के रूप में है या फिर वेव के रूप में है, लेकिन आधुनिक समय में प्रकाश को मॉडर्न फिजिक्स में दोनों मान लिया गया, अर्थात प्रकाश एक पार्टिकल भी है, प्रकाश कण के रूप में भी है और वेव के रूप तरंग के रूप में है, अर्थात प्रकाश का डबल नेचर मान लिया गया है। पहले देखेंगे ये कहानी जो शुरू होती है एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन द्वारा। सर आइजैक न्यूटन ने सन 1675 ईस्वी में एक थ्योरी पेश की थी जिसे कहते हैं न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी। इसके अनुसार क्या होता है? इसके अनुसार प्रॉपर्टी थ्योरी में क्या होता है, न्यूटन ने क्या बताया, इसमें बताया गया है प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, अर्थात जो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इन कणों की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये कण जो होते हैं डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप के होते हैं, इलास्टिक हैं और आपका क्या है मासलेस हैं, अर्थात द्रव्यमानहीन है। पहला आपका इसमें न्यूटन ने बताया प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इन कणों को न्यूटन ने नाम दिया कर्पस्कल्स नाम दिया। इनको क्या नाम दिया गया? कर्पस्कल्स। न्यूटन ने कर्पस्कल्स नाम दिया। इन कणों की प्रॉपर्टी क्या है?
ये कण जो है मासलेस है। सेकंड आपका है डिफरेंट साइज, एंड शेप के हैं। क्या है? मासलेस हैं, डिफरेंट साइज का, डिफरेंट शेप के हैं, अर्थात इनका कोई आकार नहीं है, कोई कैसे भी आकार हो सकता है इनका। अर्थात मासलेस मतलब द्रव्यमानहीन है, इनका मास बहुत कम है। इसके बाद इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया दूसरी प्रॉपर्टी क्या दी प्रकाश के बारे में। ये कण जो होते हैं कर्पस्कल्स, ये एक सीधी रेखा में गमन करते हैं। कर्पस्कल्स जो होते हैं, कर्पस्कल्स सीधी रेखा में गमन करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या मिला इनका? कर्पस्कल्स जो होते हैं छोटे छोटे कण, ये सीधी रेखा में गमन करते हैं, और ये जो होते हैं इनका वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। इन्होंने बताया कि डेंसर मीडियम में इन कणों का वेग अधिक है तथा रेयर मीडियम में इन कणों का वेग डेंसर मीडियम की अपेक्षा कम है। इन्होंने बताया, न्यूटन ने बताया कि डेंसर मीडियम में अर्थात यदि जल में देखा है, वाटर में, इन कणों का वेग किसके अपेक्षा अधिक है? रेयर मीडियम की अपेक्षा। रेयर मीडियम अर्थात एयर में जो है इन कणों का वेग डेंसर मीडियम अर्थात जल में कणों के वेग की अपेक्षा क्या है? इसमें कम है। फिर इन्होंने बताया कर्पस्कल्स जो है सीधी रेखा में गमन करते हैं, और क्या हो जाएगा? डेंसर मीडियम इनकी स्पीड अधिक है किसकी अपेक्षा? रेयर मीडियम की अपेक्षा। इसके बाद न्यूटन जो है, न्यूटन ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे। इनके नाम में इतना दम था कि इस थ्योरी को सभी लोग मानने लगे थे, लेकिन इस थ्योरी में एक ऐसा फेलोर आया कि थ्योरी टूट गई, क्योंकि सन 1850 में एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट फोकार्ट ने क्या बताया? एक्सपेरिमेंट करके बताया कि प्रकाश की चाल जो है अर्थात इन कणों की चाल जो है डेंसर मीडियम में क्या है? कम है किसके अपेक्षा? रेयर मीडियम के अपेक्षा। अर्थात डेंसर मीडियम जल में जो है वायु की अपेक्षा प्रकाश की चाल अधिक है। तो यहां से थ्योरी क्या है? टूट गई, न्यूटन की थ्योरी। इसके पहले कई वैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरी रखी, जिसमें आपका हाइगेंस थ्योरी इंपॉर्टेंट है। अब ये थ्योरी आपका हाइगेंस थ्योरी, हाइगेंस थ्योरी ऑफ लाइट। सन 1678 ईस्वी में ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हाइगेंस ने एक थ्योरी प्रस्तुत की, इसे क्या कहते हैं? हाइगेंस थ्योरी कहते हैं। इनके अनुसार क्या है? इनके अनुसार जो है न्यूटन ने हम पार्टिकल के रूप में कणों को क्या माना था? प्रकाश के कणों को पार्टिकल के रूप में माना था, जिसे क्या कहा? कर्पस्कल्स का। इन्होंने बताया जो प्रकाश के कण हैं वो मैकेनिकल वेव है। क्या है? मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव क्या है? इनके जो कट करते हैं मैकेनिकल वेव की बात करते हैं। मैकेनिकल वेव क्या होता है? ऐसी तरंग होती है, इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसके बाद लोगों ने कहने लगा, लोग कहने लगे कि जो सन से लाइट आती है, सूर्य से लाइट आती है, वो पृथ्वी तक पहुंचती है, निर्वात से होकर गुजरती है। उसके बाद हाइगेंस ने एक दूसरी थ्योरी पेश किया, इसे कहते हैं ईथर्स थ्योरी। ईथर्स थ्योरी
इसके बाद कई वैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरी रखी, लेकिन थ्योरी आपका इंपॉर्टेंट है। पहले इन्होंने कहा मैकेनिकल वेव, अर्थात प्रकाश क्या मैकेनिकल वेव है। तो फिर आप लोगों ने डिस्कशन करना, कमेंट किया कि सन से आने वाली लाइट जब पृथ्वी तक पहुंचती है तो निवास से होकर जाती है, अर्थात यहाँ पे कोई माध्यम नहीं है। यहाँ पे अगला इस रिक्वेस्ट किया हाइगेंस ने, जिसका नाम है ईथर्स थ्योरी। ईथर्स थ्योरी में क्या है, इसमें जो है ए वेरी डाइल्यूट, अर्थात जिसका भार बहुत कम, और ए वेरी डाइल्यूट एंड इलास्टिक, ए वेरी डाइल्यूट एंड इलास्टिक मीडियम है इन दोनों के बीच में। इन्होंने बताया दूसरी थ्योरी में, अपने हाइगेंस ने अपनी दूसरी थ्योरी में बताया सूर्य था पृथ्वी के बीच में एक ए वेरी डाइल्यूट मतलब बहुत हल्का और इलास्टिक अधिक प्रत्यास्थ वाला एक माध्यम है, जिसे क्या कहते हैं ईथर मीडियम का ईथर मीडियम नाम दिया, जिसे क्या कहते हैं ईथर। इसके अंदर जो है सूर्य और पृथ्वी के मध्य में एक आपका माध्यम है, जिसे क्या कहेंगे ईथर मीडियम नाम दिया, अर्थात ईथर है। इस बताया ना, चूंकि हम जानते हैं मैकेनिकल वेव की स्पीड जो होती है v इक्वल टू होता है अंडर रूट e अपॉन रो। क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो मीडियम है इलास्टिक, अधिक इलास्टिक, प्रत्यास्थ अधिक है, e का मान ज्यादा है और रो का मान कम है। रो क्या है डेंसिटी है, क्योंकि हम जानते हैं बहुत कम डेंसिटी का है मीडियम, इसलिए क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। जब इसका मान कम होगा रो का मान ई का मान अधिक होने पर प्रकाश की जल अधिक हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है बहुत अधिक स्पीड होती है इसकी। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इसमें जो होती है लाइट की स्पीड भी बहुत अधिक होती है इस माध्यम में। इसके बाद जो न्यूटन ने अपनी थ्योरी पेश की थी उसमें न्यूटन ने प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या की थी, प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टी व्यक्त की थी, कुछ अचीवमेंट थे उसके। पहला था आपका न्यूटन थ्योरी के अनुसार, न्यूटन थ्योरी के अनुसार क्या था, पहली प्रॉपर्टी को व्यक्त किया था रेक्टी लीनियर प्रोपेगेशन, अर्थात जो प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या है, सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा प्रॉपर्टी बताया इन्होंने न्यूटन जो थ्योरी प्रस्तुत की उसमें प्रकाश के दूसरे गुण की व्याख्या की, जो आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें इन्होंने क्या बताया कि जब कोई प्रकाश किसी पृष्ठ टकराता है, किसी समतल पृष्ठ टकराता है, तो उसका इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन होने के पश्चात प्रकाश जो है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, क्योंकि प्रकाश जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। जिसे इन्होंने क्या नाम दिया था, कर्पस्कल्स नाम दिया था। अर्थात प्रकाश जो है किसी समतल पृष्ठ से टकराता है, उसी माध्यम वापस लौट जाता है। यहाँ से इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन होने के पश्चात वापस लौट जाता है। इससे इन्होंने सिद्ध किया प्रकाश का परावर्तन होता है। थर्ड इन्होंने प्रॉपर्टी बताया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। प्रकाश का अपवर्तन इन्होंने क्या बताया, प्रकाश का अपवर्तन इन्होंने बताया प्रकाश जब कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ऊपर दिया सघन माध्यम, नीचे दिया गया हो विरल माध्यम, तो जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, मान लीजिए कोई प्रकाश सघन माध्यम में आपतित हो रहा है, आपतित होने के पश्चात इन्होंने बताया कि सघन माध्यम में जो कण होते हैं, विरल माध्यम में जो कण होते हैं,
ये ऊपर दिया गया विरल माध्यम, नीचे दिया गया सघन माध्यम। विरल, नीचे दिया सघन माध्यम। तो सघन माध्यम में जो कण होते हैं, जो कण पार्टिकल, क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश पार्टिकल्स में क्यों ना होता है, ये पार्टिकल्स होते हैं, ये प्रकाश को अपनी ओर तेजी से आकर्षित करते हैं। बहुत अधिक फोर्स कार्य करता है इन सब के बीच में, अर्थात जो प्रकाश पर आपतित होगा, आपतित होने के पश्चात प्रत्येक कण क्या होंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसमें क्या होगा, इसका रिजल्टेंट जो होगा वो डाउनवर्ड कार्य करेगा, अर्थात नीचे की ओर कार्य करेगा। तो जो प्रकाश आपतित हो रहा है वो सीधी रेखा में न जाकर कुछ मुड़ जाएगा, था विलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो कहा जाएगा जब कोई प्रकाश विरल माध्यम सघन माध्यम में जाता है तो विलंब की ओर झुक जाता है। इससे इन्होंने सिद्ध किया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। लेकिन इस थ्योरी में कुछ फेलोर भी प्राप्त हुए, अर्थात प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या नहीं कर पाए थ्योरी। जैसे आपका है, पहला है आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का व्यतिकरण की व्याख्या नहीं कर पाया। दूसरी है आपके पोलराइजेशन, अर्थात प्रकाश के ध्रुव की व्याख्या नहीं कर पाया। इसमें क्या, पहला आपका प्रकाश के किन गुणों की व्याख्या नहीं कर पाया। पहला है आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सेकेंड, प्रकाश की कौन सी प्रॉपर्टी पर, प्रकाश की अगली प्रॉपर्टी है आपका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या नहीं कर पाई थ्योरी, अर्थात डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या नहीं कर पाई। उसके बाद थर्ड है आपका पोलराइजेशन, अर्थात प्रकाश के ध्रुव की व्याख्या भी नहीं कर पाई थ्योरी। इसके बाद जो हाइगेंस थ्योरी पेश किया उसमें कुछ सफलताएं थी, उसमें और कुछ विफलताएं भी थी। सफलता के रूप में प्रकाश के कौन कौन से गुणों की व्याख्या की हाइगेंस थ्योरी ने, उसको देखेंगे। हाइगेंस थ्योरी, हाइगेंस थ्योरी ऑफ लाइट। इसमें हाइगेंस ने प्रकाश के सभी गुणों की व्याख्या की, बट पोलराइजेशन की व्याख्या नहीं कर पाया। पोलराइजेशन की व्याख्या करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं मॉडर्न में जो प्रकाश को डबल नेचर अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माना गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के द्वारा पोलराइजेशन की व्याख्या की गई। प्रकाश के कौन कौन से गुणों के इस थ्योरी ने व्याख्या की, इसको देखेंगे। पहला है, इन्होंने सिद्ध किया प्रकाश रेक्टिलिनियर अर्थात सरल रेखा में गति करता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, अर्थात प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। दूसरी ने व्याख्या किया प्रकाश का परावर्तन होता है, अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन होता है। अर्थात इसमें इन्होंने सिद्ध किया परावर्तन का नियम कोण आई इक्वल टू कोण आर, अर्थात आपतन कोण से जो परावर्तन कोण के बराबर होता है। थर्ड इन्होंने प्रूव किया, थर्ड प्रॉपर्टी में थर्ड क्या है आपका, थर्ड आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसमें इन्होंने सिद्ध किया कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका स्नेल नियम को इन्होंने सिद्ध किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू। इसके बाद इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, हाइगेंस ने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्रकाश के व्यतिकरण को सिद्ध किया। इसके बाद डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन होता है। इन्होंने इसके द्वारा इस थ्योरी के द्वारा सिद्ध हो गया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का विवर्तन होता है। प्रकाश की एक प्रॉपर्टी पोलराइजेशन अर्थात प्रकाश के ध्रुवण को
पोलराइजेशन प्रकाश के गुण की व्याख्या करने में समर्थ रहा है। इसको देखेंगे हाइगेंस के अंतर्गत वेव फ्रंट क्या होता है, अर्थात तरंगाग्र किसे कहते हैं। हाइगेंस ने कौन कौन से प्रकाश गुण सिद्ध किए। पहला हो जाएगा ट्रेनियल प्रोपेगेशन, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात आपतन कोण तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश के अपवर्तन में स्नेल नियम को सिद्ध किया। इसके बाद इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्रकाश का व्यतिकरण। डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का विवर्तन इस थ्योरी के द्वारा सिद्ध किए गए, लेकिन पोलराइजेशन को सिद्ध नहीं हो पाया क्योंकि इसमें जो है प्रकाश को डबल नेचर माना गया। क्योंकि प्रकाश डबल नेचर अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में माना गया, तो प्रकाश के गुण की व्याख्या करने में समर्थ हुआ। इसका देखेंगे वेव फ्रंट क्या है, अर्थात तरंगाग्र किसे कहते हैं। तरंगाग्र क्या है, वेव फ्रंट। किसी माध्यम में कोई ऐसा तल लिया जाए जिसमें उपस्थित सभी कण जो हैं कंपन की समान कला में हो, इस तल को कहते हैं तरंगाग्र। किसी माध्यम में कोई ऐसा तल लिया जाए जिसमें उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो क्या कहलाता है आपका, वो तल जो होता है आपका वेव फ्रंट अर्थात तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र मान लें कोई पॉइंट सोर्स लाइट का कोई पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। इस पॉइंट सोर्स से सभी दिशाओं में वेव निकल रही है, क्योंकि हाइगेंस ने जो माना था वो आपको लाइट जो है लाइट को वेव के रूप में माना गया था। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट से सभी चारों ओर वेव से निकल रही है पॉइंट सोर्स से। क्योंकि हम जानते हैं तरंग का व्यापक समीकरण होता है, 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं, y = a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, जहां पर ओमेगा टी प्लस के एक्स होता है आपका फेज, फेज अर्थात कला होती है। एक्स जो होता है वो वेव का डिस्प्लेसमेंट होता है, और वाई जो होता है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है। ये होता है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अर्थात पार्टिकल कण का विस्थापन होता है, ये होता है वेव अर्थात तरंग का विस्थापन होता है। मान लीजिए t=t1 पर, t=t1 पर जब इसका फेज, मान लीजिए यहाँ पर कोई कण है, कण इसको ये मान लें, कण x डिस्टेंस तय किया, t=t1 पर x डिस्टेंस तय करने के पश्चात यहाँ पर पहुंचा। यदि इस कण को ये मान लिया जाए तो a का क्या हो जाएगा, a का फेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा t1 प्लस के एक्स। अब यहाँ पे b कण को b मान लिया जाए तो b जो है x डिस्टेंस तय करने के पश्चात यहाँ पर पहुंचा, इसको b मान लिया, जिसका फेज क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा ओमेगा t1 प्लस के एक्स। और इसी प्रकार यदि इसको मान लें यहाँ पे c, d मान लें, e मान लें और इसको f मान लें, तो सभी के समीकरण क्या हो जाएंगे, b c का हो जाएगा ओमेगा t1 प्लस के एक्स, डालकर क्या हो जाएगा, f का हो जाएगा आपका ओमेगा t1 प्लस के एक्स। अर्थात क्योंकि हम जानते हैं सेम डिस्टेंस में सेम टाइम में सेम डिस्टेंस तय किया है, इसको मिलाने वाला जो आपका प्लेन होगा, जो सरफेस होगा, जो मिलाने सरफेस बनेगा, वो आपका हो जाएगा वेव फ्रंट अर्थात तरंगाग्र। इसमें जो है, इसमें उपस्थित सभी कण जो होंगे कंपन की समान कला में होंगे, इसलिए इस तल को क्या कहेंगे, वेव फ्रंट अर्थात तरंगाग्र कहेंगे। इससे क्या सिद्ध हुआ, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश के बिंदु स्रोत से निकलने वाला तरंगाग्र कैसा होता है, स्फेरिकल। पॉइंट सोर्स से
पॉइंट सोर्स से कैसा तरंगाग्र निकलता है? स्फेरिकल तरंगाग्र, स्फेरिकल वेवफ्रंट निकलता है। इसका देखेंगे टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट अर्थात तरंगाग्र प्रकार क्या है। परिभाषा में क्या हो जाएगा तरंगाग्र के? किसी माध्यम में उपस्थित ऐसा समतल है, ऐसा तल जिसमें उपस्थित सभी कण कंपन के समान कला में हो, क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। इसका देखेंगे तरंगाग्र के बाद टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट अर्थात तरंगाग्र प्रकार कौन कौन से हैं। इसमें जो होता है वेवफ्रंट में, इसमें जो वेव के आगे बढ़ने की गति जो होती है वो वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। अर्थात कोई पॉइंट सोर्स दिया गया है, ये आपका वेवफ्रंट बना, इसमें जो होती है इस पॉइंट सोर्स से निकलने वाले वेव की जो गति होती है इसके परपेंडिकुलर होती है। इस वेवफ्रंट के क्या होगा? परपेंडिकुलर। ऐसे होता है। अर्थात जो कोई सोर्स हो उससे निकलने वाले वेव की जो गति होती है, गति की दिशा वो वेवफ्रंट की अर्थात तरंगाग्र के परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। इस प्रकार देखेंगे वेवफ्रंट से कैसा तरंगाग्र निकला? स्फेरिकल निकला। सेकेंड आपका टाइप है आपका जब सोर्स इंफिनिटी पर स्थित हो। सोर्स कहाँ हो? सोर्स एट इंफिनिटी अर्थात अनंत पर हो। अनंत से आने वाली किरणें क्या होती हैं? दूसरे के पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। अर्थात यदि एक दूसरे के समांतर किरणें निकल रही हो तो उसके लिए तरंगाग्र कैसा होगा? तो इसके तरंगाग्र जो होता है वेव के परपेंडिकुलर होता है, तो इसके परपेंडिकुलर जब ड्रा करेंगे तो हो जाएगा आपका। अर्थात यदि किरणें इससे पैरेलल हो, समांतर हो तो उससे तरंगाग्र कैसा निकलेगा? प्लेन अर्थात समतल होगा, समतलीय तरंगाग्र हो जाएगा। अर्थात सोर्स इंफिनिटी अनंत पर रखा हो उससे तरंगाग्र कैसा बनेगा? प्लेन बनेगा, अर्थात प्लेन वेवफ्रंट हो जाएगा आपका। यदि सोर्स कैसा हो? लीनियर सोर्स हो, प्रकाश का लीनियर सोर्स हो तो उससे वेवफ्रंट कैसा निकलेगा? यदि लीनियर है जिससे क्या होंगे? वेव्स सभी दिशाओं में निकलेंगी, ऐसे इधर निकलेंगे वेव, इधर निकलेंगी। इससे जो होगा वेवफ्रंट आपका बेलनाकार होगा, क्योंकि इसके लंबवत जब खींचेंगे तो क्या बन जाएगा? बेलन बन जाएगा ऐसे। अर्थात लीनियर सोर्स से वेवफ्रंट कैसा बनेगा? बेलनाकार अर्थात सिलेंड्रिकल। पहले क्या था आपका? पॉइंट सोर्स से वेवफ्रंट स्फेरिकल बना, और यदि सोर्स है इंफिनिटी अनंत पर स्थित हो, यदि किरणें क्या हो? प्रकाश की किरणें इस तरह के समांतर हो, वेवफ्रंट कैसा बनेगा? प्लेन बनेगा, समतल। क्योंकि हम जानते हैं वेवफ्रंट जो होता है किरणों के चलने, जो किरणें निकलने की प्रकाश की किरणें उसके परपेंडिकुलर होता है। जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो कैसा बन जाएगा आपका? प्लेन बन जाएगा। यदि सोर्स कैसा हो? लीनियर सोर्स हो, से इससे क्या होगा? लीनियर से दोनों दिशा में, चारों दिशा में क्या होगा? रेस निकलेंगे, रेस करें वेव निकलेंगे। वेव से निकलने वाले जब वेवफ्रंट खींचेंगे तो कैसा होगा? सिलेंड्रिकल अर्थात बेलनाकार।